नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए जान लेते हैं पहली खबर। बेंगलुरु कोर्ट का निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर का आदेश। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप, कर्नाटक सीएम ने इस्तीफा मांगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। वित्त मंत्री पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। दोस्तों आपको बता दें, जनाधिकार संघर्ष समिति जेएसपी के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, 8 साल पहले आज ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। कांग्रेस सबूत मांगती है, इनके पास गोलीबारी के जवाब में सफेद झंडा होता था। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम फेज के लिए शनिवार 28 सितंबर को जम्मू में एक रैली की। उन्होंने एमए स्टेडियम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2016 में आज ही की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बताया था कि यह नया भारत है, यह घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। जब भाजपा सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्शन कमीशन बोला, 26 नवंबर से पहले होंगे महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव। राजनीतिक दलों की मांग, त्योहारों को ध्यान में रखकर हो तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों तारीखों का ऐलान अगले महीने हो सकता है। राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार और एस संधू 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर भी निकले हुए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में हाई अलर्ट, आतंकी हमले की धमकी से सिक्योरिटी हुई टाइट, सेंट्रल एजेंसियां भी चौकन्नी। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय एजेंसियों से मुंबई पुलिस को आतंकवादी हमले की धमकी मिलने के बाद पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर के सिद्धिविनायक मंदिर समेत धार्मिक जगहों और दूसरी भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंदिर के ट्रस्टी राजा राम देशमुख ने पुष्टि की है कि उन्हें पुलिस से निर्देश मिले हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। शंकराचार्य बोले, मोदी गो हत्या के एजेंट हो गए हैं। अंबिकापुर में निश्चलानंद बोले, पहले मोदी की गारंटी कहते थे, अब नीतीश नायडू की बैसाखी पर हैं। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि गो रक्षा के लिए आए मोदी गो हत्या के एजेंट बन गए हैं। गो रक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद वे गो रक्षकों को गुंडा कहते हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे लेकिन मर्यादा का नहीं रखते हैं। उन्होंने अमर्यादित ढंग से रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, इस कारण से वे गिर भी रहे हैं। जहां जहां राम गए वहां भाजपा साफ हो गई। जय श्री राम कहना भूल गए। पहले मोदी की गारंटी कहते थे, अब नीतीश नायडू की बैसाखी पर हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजरायली आर्मी ने कर दिया कंफर्म, बेटी जैनब संग मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह। आईडीएफ ने पोस्ट किया, अब दुनिया को नहीं डरा पाएगा। जी हां दोस्तों, इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने का दावा किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि हसन नसरुल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हंगारी ने एक बयान में कहा कि हमने आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह और दक्षिण मोर्चे के कमांडर अली कराकी समेत अन्य कमांडरों को मार गिराया है। दोस्तों माना जा रहा है कि दक्षिण बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर शुक्रवार को वे इजरायली एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह और उसकी बेटी जैनब मारे गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, राम मंदिर में नाच गाना चल रहा, भाजपा का जवाब, आपकी 3 पीढ़ियां बाबर की कब्र पर सजदा कर चुकी। महंत बोले, उनकी बुद्धि खराब। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर अयोध्या के साधु संतों ने नाराजगी जताई है। राहुल गांधी 26 सितंबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं आने दिया गया। उनसे कहा गया कि आप आदिवासी हो, आप अंदर आ ही नहीं सकते, अलाउ नहीं है। अयोध्या में नाच गाना चल रहा है। राहुल के इस बयान के बाद भाजपा हमलावर है। पार्टी ने बयान जारी करके कहा है कि आपकी 3 पीढ़ियां बाबर की कब्र पर जाकर सजदा कर चुकी है। वहीं दोस्तों अयोध्या के साधु संत भी राहुल के बयान से नाराज नजर आ रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड में सख्त भू कानून की तैयारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में भूमि खरीद फरोख्त के मुद्दे को लेकर लगातार हो रही मांगों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी सरकार अगले बजट सत्र में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप
स्वरूप एक वृद्ध भू कानून लेकर आएगी। यह कदम राज्य में भूमि के दुरुपयोग और बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनियंत्रित जमीन खरीद को रोकने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड में भूमि खरीद के नियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत संचालित होते हैं। इस कानून के अनुसार राज्य से बाहर का कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर तक आवासीय भूमि खरीद सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूएन में नेतन्याहू बोले, इराक ईरान मिडिल ईस्ट के लिए श्राप, 2 नक्शे दिखाए। जैसे ही बोलना शुरू किया, असेंबली छोड़कर चले गए नेता। जी हां दोस्तों, इजराइल और लेबनान में जारी टकराव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन की महासभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे इस बार यूएनजीए में भाषण नहीं देना चाहते थे, लेकिन इजराइल को लेकर फैलाए जा रहे झूठ ने उन्हें अपने देश का पक्ष रखने के लिए मजबूर किया है। नेतन्याहू का भाषण शुरू होते ही कई देशों के प्रतिनिधि यूएन असेंबली से उठकर चले गए। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने पिछली बार एक मैप दिखाया था जिसमें इजराइल और उसके साथी अरब देश एशिया को यूरोप से जोड़ रहे थे, हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ रहे थे। नेतन्याहू ने कहा कि आज एक और नक्शा दिखा रहा हूं, यह आतंक का नक्शा है। इजरायली प्रधानमंत्री ने इस नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को दिखाया। इन देशों को काले रंगों में रंगकर श्राप बताया गया था। नेतन्याहू ने दोनों नक्शों को हाथ में उठाकर कहा कि एक तरफ भविष्य की उम्मीद है तो दूसरी तरफ भविष्य का अंधकार। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत ने प्रधानमंत्री शहबाज के भाषण को पाखंड बताया। यूएन में कहा, पाकिस्तान ने बांग्लादेश में नरसंहार किया, अब इंटॉलरेंस की बात कर रहा है। जी हां दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आरोपों का जवाब दिया। भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने राइट ऑफ रिप्लाई के तहत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण को पाखंड बताया। भारतीय राजनयिक ने कहा कि बदकिस्मती से आज असेंबली में ऐसा तमाशा दिखा, एक ऐसा देश जिसकी कमान सेना के पास है, जो आतंकवाद, अपराध और ड्रग्स की तस्करी के लिए दुनिया भर में बदनाम है, उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने की हिम्मत की है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। यहूदी शासन ने अब तक सबक नहीं सीखा, नसरुल्लाह की मौत पर बोले ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी। जी हां दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खोमेनी ने शनिवार को दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है कि वे लेबनान के लोगों के साथ एकजुट हो जाएं, क्योंकि उनकी राजधानी बैरूत इजरायली हवाई हमलों की चपेट में है। खोमेनी इजराइल को दमनकारी और दुष्ट शासन बताते हुए कहते हैं कि इसके खिलाफ सभी मुसलमानों को जो भी संसाधन उनके पास है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल और लेबनान के बीच सीधे युद्ध की आशंका भी बढ़ गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कश्मीर के कुलगांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी हुए ढेर, 4 सुरक्षाकर्मी घायल, इनमें 3 सेना के जवान और एक एएसपी। ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी दोस्तों, कश्मीर में कुलगांव के आदि गांव देवसर इलाके में शनिवार सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दोपहर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इलाके में 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने की और भी आशंका है। सेना के 3 जवान और कुलगांव के एएसपी इस ऑपरेशन में घायल हुए हैं। चारों को इलाज के लिए श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। एयर इंडिया फ्लाइट के खाने में कॉकरोच मिला, मां बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई, पीड़िता बोली। एयर इंडिया में सफर करने में डर लग रहा है। जी हां दोस्तों, दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के नाश्ते में एक कॉकरोच मिला। घटना 17 सितंबर की है। एक महिला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके मामले की जानकारी दी। पैसेंजर महिला ने बताया कि उन्हें और उनके 2 साल के बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई है। अब वे एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर नहीं करेंगी। एयर इंडिया ने कहा है कि वे मामले की जांच करेंगे, साथ ही खाना परोसने वाली एजेंसी से भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का मानसून ट्रेकर, जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। यूपी के 8 जिलों में स्कूल बंद। एमपी सहित 10 राज्यों में अभी भी भारी बारिश का है अलर्ट। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बाल्टान में कालीमठ अमरनाथ ट्रैक पर शनिवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। एक दिन पहले गुलमार्ग, सोनमार्ग सहित जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई थी। सोनमार्ग में भी लगभग 2 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के चलते 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अमेठी में एसपी ऑफिस में पानी भर गया। पुलिस कर्मियों के रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। गोंडा, अंबेडकर नगर, बहराइच, अमेठी, बुलंदशहर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या में 8वीं तक के स्कूल बंद करने पड़े हैं। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड के कारण 33 सड़कें फिलहाल बंद चल रही है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में हेलन तूफान से 49 की मौत। रेस्क्यू के लिए 4000 सैनिक तैनात। अस्पताल में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। जी हां दोस्तों, अमेरिका में शुक्रवार को आए हेलन चक्रवात से 5 राज्यों में अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक तूफान की वजह से आए बवंडर और बाढ़ में कई घर बह गए। चक्रवात का सबसे ज्यादा असर साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया में देखने को मिला, या जहां कैटेगरी 4 के तूफान से 34 लोगों की मौत हुई। दोस्तों, 5 राज्यों में तूफान की वजह से कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भारत बांग्लादेश टेस्ट बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल हुआ रद्द। पहले दिन सिर्फ 35 ओवर फेंके गए थे, कल भी बारिश के 59% हैं आसार। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल भारी बारिश के कारण से रद्द करना पड़ा। कानपुर में शनिवार सुबह से रुक रुक कर बारिश होती रही। ऐसे में एम्पायर्स ने ग्राउंड स्टाफ से बात करके दिन का खेल रद्द करने का फैसला किया। दोस्तों रविवार 29 सितंबर को भी यहां 59% बारिश के आसार हैं। ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि तीसरे दिन का खेल भी नहीं हो पाएगा। शुक्रवार को 27 सितंबर को मुकाबले के पहले दिन भी बारिश के कारण जल्दी ही स्टंप कर दिया गया था। सिर्फ 35 ओवर का खेल ही हो सका था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंडिया में बनेगी जगुआर लैंड रोवर। टाटा मोटर्स के प्लांट का काम हुआ शुरू, हजारों जॉब पैदा होंगे। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु में अपने नए प्लांट पर काम शुरू कर दिया है। यहां टाटा के अलावा जगुआर लैंड रोवर की अगली पीढ़ी की कारें भी बनाई जाएंगी। इन कारों को अन्य देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। दोस्तों इस उद्घाटन समारोह में टाटा सन्स एवं टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी शामिल हुए। यह प्लांट रानीपेट जिले के पनपक्कम में स्थित है। इस प्लांट की वजह से करीब 5000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 1547 रुपए बढ़कर 75,640 रुपए पर पहुंचा। चांदी 91,448 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी कि 21 सितंबर को सोना 74,093 रुपए पर था, जो कि अब 75,640 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी कि दोस्तों इन 7 दिनों में इसकी कीमत 1547 रुपए बढ़ चुकी है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर बात करें चांदी की, तो चांदी पिछले शनिवार को 88,917 रुपए पर थी, जो कि अब 91,448 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। यानी कि दोस्तों इस सप्ताह इसकी कीमत 2531 रुपए बढ़ चुकी है, यानी कि 2531 रुपए बढ़ चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एनएसई और बीएसई ने ट्रांजैक्शन फीस में किया बदलाव। 1 अक्टूबर से कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रांजैक्शन के ट्रेड में लागू होंगी नई दरें। जी हां दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने कैश और फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड के लिए लगने वाली ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया है। एनएसई में कैश मार्केट के लिए अब ट्रांजैक्शन फीस 2.97 रुपए प्रति लाख ट्रेड वैल्यू होगी। वहीं इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शन फीस 1.73 रुपए प्रति लाख ट्रेड वैल्यू होगी। इसी तरीके से और भी इक्विटी फ्यूचर्स, इक्विटी ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस की दरें भी बदल दी गई हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत की यात्रा से पहले मुइज्जू बोले, इंडिया आउट एजेंडा नहीं चलाया। कहा कभी भी भारत के खिलाफ नहीं था, सिर्फ सैनिकों की मौजूदगी से दिक्कत। जी हां दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कभी भी इंडिया आउट एजेंडा चलाने से इनकार किया है। उनका कहना है कि वे कभी भी भारत के खिलाफ नहीं रहे, सिर्फ भारतीय सैनिकों की मौजूदगी मालदीव के लिए एक गंभीर समस्या थी। मुइज्जू संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने अमेरिका गए हुए हैं। इस दौरान वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। यहां उन्होंने यह बातें कही। मालदीव के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कभी भी किसी भी देश के खिलाफ नहीं रहे हैं। मालदीव के लोगों को विदेशी सैनिकों से दिक्कत थी। लोग देश में एक भी विदेशी सैनिक नहीं चाहते थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। पाकिस्तान के नंबर से आया था फोन कॉल। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार में मंत्री और बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह को पाकिस्तान से धमकी मिली है। यह धमकी गिरिराज सिंह के सांसद प्रतिनिधि रहे अमरेंद्र कुमार अमर के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल करके दी गई है। अमरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल किया गया था। फोन करने वाले ने गिरिराज सिंह के बारे में अपशब्द कहे, उनके हालिया बयानों को लेकर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। इस मामले में नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेशी पोर्न स्टार रिया बर्डे को बचाने पहुंचे 7 वकील। 1.5 घंटे बहस की। कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक हिरासत में भेजा। जहां दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस ने गुरुवार को पोर्न एक्ट्रेस रिया बर्डे को गिरफ्तार कर लिया था। रिया पर लगे आरोपों के मुताबिक वो बांग्लादेश की रहने वाली और फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने परिवार के साथ भारत में रह रही थी। एक्ट्रेस को गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां 7 वकीलों की टीम ने उनका जमकर बचाव किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन वकीलों ने रिया की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ठाणे पुलिस से सवाल किया कि वह किस आधार पर एक्ट्रेस को बांग्लादेशी साबित कर रही है। 1.5 घंटे तक कोर्ट में चली बहस के बाद जज ने रिया को 1 अक्टूबर 2024 तक ठाणे पुलिस की हिरासत में भेज दिया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। धूम 4 में नजर आएंगे रणवीर कपूर। काफी वक्त से जारी था डिस्कशन, यंग जनरेशन के 2 नए हीरो निभाएंगे पुलिस ऑफिसर का रोल। जी हां दोस्तों, यशराज बैनर की सबसे चर्चित फिल्म और मशहूर फिल्म धूम के अगले पार्ट में रणवीर कपूर की एंट्री हो गई है। एक्टर के 42वें बर्थडे पर यह खबर सामने आई है कि धूम 4 में रणवीर नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। दोस्तों काफी वक्त से जारी था डिस्कशन, सुनने में यह भी आ रहा है कि मेकर्स और रणवीर कपूर के बीच इस फिल्म को लेकर काफी वक्त से डिस्कशन जारी था। सूत्रों की माने तो रणवीर को हमेशा से ही इस फिल्म में इंटरेस्ट था, वो इसका बेसिक आइडिया सुनकर ही इस पर काम करने के लिए तैयार हो गए थे और अब यह कंफर्म भी हो गया है कि वो धूम 4 का हिस्सा होंगे। हालांकि दोस्तों अभी तक यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि पुलिस के रोल में इस फिल्म में कौन रहेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में सीसीटीवी नीति लागू, 2025 से सभी स्कूलों में होगा इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 2025 से सीसीटीवी नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई नीति के तहत 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बनाए जाने वाले सभी परीक्षा केंद्रों में क्लोज सर्किट टेलीविजन यानी कि सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। यदि किसी स्कूल में सीसीटीवी कैमरे नहीं है तो उसे बोर्ड परीक्षा केंद्र के रूप में नहीं चुना जाएगा। इसके अलावा जो स्कूल परीक्षा केंद्र बनना चाहते हैं उन्हें अपने खर्चे पर सीसीटीवी सिस्टम भी स्थापित करना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एयरटेल ने लॉन्च किया स्पैम कॉल और एसएमएस से निपटने के लिए एआई ड्रिवेन सॉल्यूशन, रियल टाइम में ग्राहकों का होगा बचाव। जी हां दोस्तों, भारतीय एयरटेल ने स्पैम की बढ़ती समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत का पहला एआई ड्रिवेन नेटवर्क बेस्ड स्पैम डिटेक्शन सॉल्यूशन पेश किया है। इसे एयरटेल के सभी यूजर्स के लिए ऑटोमेटिकली एक्टिव कर दिया जाएगा। यह सॉल्यूशन बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए या सर्विस रिक्वेस्ट के रियल टाइम में स्पैम कॉल और एसएमएस के बारे में ग्राहकों को अलर्ट कर टेलीकॉम इनोवेशन का एक नया मानक स्थापित करता है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आप भी फालतू की स्पैम कॉल और फ्रॉड कॉलों से परेशान हैं? आपके मोबाइल फोन पर भी बहुत ज्यादा एसएमएस और कॉल्स आते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। केरल में 90 मिनट में 3 लूट, फिल्मी फार्मूला अपनाया, डकैती में इस्तेमाल एसयूवी कंटेनर में छिपाई, पुलिस ने 12 किलोमीटर तक पीछा करके पकड़ा। जी हां दोस्तों, केरल के त्रिशूर में एक गिरोह ने शुक्रवार को महज 90 मिनट के अंदर 3 एटीएम से करीब 70 लाख रुपए लूट लिए। डकैती के बाद ये लोग 2 ग्रुप बनाकर भाग निकले, लेकिन 7 घंटे के अंदर ही केरल और तमिलनाडु पुलिस ने डकैती के पैसों समेत फिल्मी अंदाज में गिरोह को पकड़ लिया। दरअसल दोस्तों हरियाणा के इस गिरोह ने सबसे पहले त्रिशूर के एक एटीएम से 35 लाख रुपए लूटे। इसके बाद वे शोनूर रोड पर एसबीआई के एटीएम पहुंचे, यहां से 9.5 लाख रुपए लूटे। वहीं उन्होंने एसबीआई की तीसरी एटीएम कालांजी ब्रांच के एटीएम से 25 लाख रुपए लूटे। हालांकि इस दौरान लूट के पैसे लेकर भाग रहा एक आरोपी मारा गया। एक के पैर में गोली लगी है, बाकी 5 पुलिस की हिरासत में है। आरोपियों की गोली से 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जोमेटो की को-फाउंडर आकृति चोपड़ा ने इस्तीफा दिया। 13 साल से कंपनी में काम कर रही थी। इस खबर से पहले जोमेटो का शेयर 2% गिरा। जी हां दोस्तों, फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो की को-फाउंडर और चीफ पीपल ऑफिसर आकृति चोपड़ा ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। आकृति पिछले 13 साल से कंपनी में काम कर रही थी। जोमेटो ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। आकृति चोपड़ा ने अपने एग्जिट मेल में लिखा कि दीपेंद्र गोयल, जैसा कि डिस्कस किया गया था, औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा भेज रही हूं, जो आज 27 सितंबर 2024 से प्रभावी है। पिछले 13 साल की जर्नी अविश्वसनीय रूप से समृद्ध रही। हर चीज के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा बस एक कॉल दूर हूं। दीपेंद्र गोयल जोमेटो के को-फाउंडर हैं और सीईओ भी हैं। दोस्तों आकृति चोपड़ा ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढिंडसा की पत्नी भी है। दोस्तों आकृति चोपड़ा लगभग 2 साल के अंदर कंपनी से बाहर निकलने वाली 5वीं को-फाउंडर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 50 साल बाद कोसी ने फिर मचाया हाहाकार। उत्तर बिहार के बाढ़ में डूबने का डर, लोग छोड़ रहे हैं घर बार। जी हां दोस्तों, बिहार में गंगा और कोसी नदी एक बार फिर पूरे उफान पर हैं, जिस वजह से राज्य पर गंभीर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ जहां गंगा में बढ़ते जलस्तर की वजह से 13 जिले बुरी तरह प्रभावित है, अब वहीं कोसी नदी में जलस्तर में भारी वृद्धि की वजह से उत्तर बिहार और सीमांचल के भी जलमग्न होने की आशंका है। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 साल बाद कोसी नदी में इतना पानी देखा जा रहा है जो उत्तर बिहार के कई जिलों को डुबो सकता है। लोगों में इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ग्राउंड जीरो पर स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 55 साल के बाद उन्होंने कोसी नदी में इतना पानी देखा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
अरविंद केजरीवाल नवरात्रि के दौरान खाली करेंगे सीएम आवास। आम आदमी पार्टी ने नए घर की तलाश की और भी ज्यादा तेज। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल शहर के सिविल लाइंस इलाके में स्थित घर के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास जल्द ही खाली कर देंगे। वह अपने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के समीप एक नए मकान की तलाश में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। पार्टी ने शनिवार को यह जानकारी दी। इसी महीने की शुरुआत में दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले केजरीवाल ने कहा कि वह नवरात्रि के दौरान आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास को खाली कर देंगे। नवरात्रि का उत्सव अक्टूबर से पहले सप्ताह से शुरू हो रहा है। दोस्तों आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे और उनके नए आवास के लिए तलाश तेज कर दी गई है। केजरीवाल नई दिल्ली की विधानसभा क्षेत्र के समीप घर तलाश रहे हैं क्योंकि वह वहां के लोगों से जुड़ा रहना चाहते हैं। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के पहले दलित राष्ट्रपति का नाम तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।